नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। दोस्तों, आज के जो हमारे मोटिवेशनल गुरुजी हैं उनकी उम्र है 45 साल, लेकिन अपनी उम्र से ज्यादा बार उन्होंने भारत को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से बिलोंग करने वाला एक बच्चा उसके जीवन की कहानी आपको बताएंगे कि कैसे इतनी बार उन्होंने भारत का जो है प्रतिनिधित्व किया है इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बाद आज के समय में भी उनके अंदर इतनी भूख है कि मैं एक मेडल और लेकर के आऊं। वेटरन प्रोग्राम्स होते हैं कुछ जो 35-40 प्लस के लोगों के लिए होते हैं, उनमें भी वो बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है आज के समय में भी। जोशो जुनून से भरे हुए इस इंसान से आपको मिलवाएंगे। आज के हमारे मोटिवेशनल गुरुजी के बारे में और बता दूं मैं आपको थोड़ा सा। इनकी फैमिली, पूरी फैमिली इनकी कुश्ती में जो है लगी रही और मेडल्स लेते रहे। 5 पांडवों के नाम से इनको जाना जाने लगा था एक समय पर। तो हमारे आज के मोटिवेशनल गुरुजी हैं, उनका नाम मैं आपको बता दूं, श्रीमान कृपाशंकर बिश्नोई जी। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी किस्से आपको इसके अंदर कृपाशंकर जी के द्वारा बताए जाएंगे और जो एक मोटिवेशन भरा पड़ा है उनके अंदर, जुनून के एक स्थिरता के साथ आज भी उन्होंने अपनी जीवन शैली इस तरह से बना ली है कि निरंतर काम करे जा रहे हैं, प्रयास करे जा रहे हैं और उन प्रयासों का जो है फल पॉजिटिव भी उनको मिला है। तो आइए दोस्तों, आपको मिलवाते हैं श्रीमान कृपाशंकर बिश्नोई जी से। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए मिलवाते हैं आपको पहलवान कृपाशंकर बिश्नोई जी से। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमान कृपाशंकर बिश्नोई जी। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मोटिवेशनल गुरुजी में। धन्यवाद। तो दोस्तों, चेहरा जो है जाना पहचाना है, बहुत से लोग जो हैं जानते हैं इनके बारे में, बातें होती हैं अक्सर। तो आज हमारे को मौका दिया है, सर ने हमारे साथ मौजूद है, तो सर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सबसे पहले मैं धन्यवाद आपका। सर, धन्यवाद। सर, एमपी खांडवा से शुरुआत होती है और इंटरनेशनल लेवल तक आप चले गए, तो ये जर्नी थोड़ा सा बताइए किस तरह से स्टार्ट हुई? देखिए, बहुत डिफिकल्ट जर्नी थी जी। ऐसा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं किसान परिवार में जन्मा। मेरा जो गांव है सोनखेड़ी है जी। खंडवा, तहसील हरसूद जी। और उसके पास में ही छोटा सा गांव है सोनखेड़ी। बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं जी। तो पिताजी खेती करते हैं, चाचा जी पहलवान थे जी। तो जब चाचा जी ने मेरे को बचपने में जो मस्ती करते हुए देखा, कभी मैं किसी का सर फोड़ दूं, कोई मेरी तरफ देख ले तो मैं सर जरूर फोड़ता था। जी सर। घर के आगे से कोई निकलते हुए मेरे पे हंस दे तो फिर मैं उसके पीछे पड़ जाता था। तो इस तरह देखते ही लड़के में एनर्जी बहुत है जी। कभी एक सेकंड के लिए बैठता नहीं था। जब सोता था जब भी मैं शांत रहता था, बाकी नहीं तो मैं जगते रहते हुए इधर उधर भागना कूदना ये लगा रहता था। चाचा जी ने देखा कि इसमें एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी का सही इस्तेमाल स्पोर्ट्स में किया जाए, जी। तो उन्होंने मुझे अखाड़ा ज्वाइन कराया और कुश्ती के अभ्यास के लिए डाल दिया। जी। और जब मैं कुश्ती करने लगा फिर भी मेरी शरारतें बंद नहीं हुई, क्यों इंदौर के पास महू उन्होंने छत के ऊपर अखाड़ा बना रखा था। अच्छा जी। चाचा जी क्या है, पहलवानी सिखाते थे लोगों को, और वे लोग पहलवानी करना बहुत परिश्रम का काम है। बिल्कुल सर। तो जब वो पहलवानी करते थे, 4 दिन अच्छी हो जाती थी तो 3 दिन गोल हो जाते थे, क्योंकि बॉडी फटीक हो जाती थी, शरीर थक जाता था, चोट लग जाती थी, तो वे कंटिन्यूटी नहीं रहती थी उन बाहर वाले पहलवानों की। और चाचा जी उनको घर से बुलाने तो जाएंगे नहीं। जी बिल्कुल। तो चाचा जी के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैं अपने भाई, चाचा, भतीजे, इनके जो बच्चे हैं जी। इनकी एक टीम बनाऊं। ये भागेंगे तो नहीं कम से कम, और भागेंगे भी तो घर में ही रहे, घर का आदमी घर में ही रहेगा। तो उन्होंने 10-12 एक ही साइज के पहलवानों को चुना, उसमें मेरे को भी सिलेक्ट किया उन्होंने कि इसमें भी एनर्जी अच्छी है, इसकी एनर्जी को सही दिशा देना चाहिए। और उन्होंने सही दिशा दी, मऊ में लाके ट्रेनिंग कराई, पढ़ाई कराई। फिर क्या होता कि मैं प्रैक्टिस के बाद भी मैं मानता नहीं था। वहाँ पे जो कॉलोनी में लोग रहते थे उनके घर मिट्टी फेंक देना, किसी को परेशान कर देना, किसी को पीट देना, किसी को काट खाना। छोटा बच्चा ही था, 5-6 साल का। तो फिर चाचा जी ने देखा कि यार ये और इसको थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रखना पड़ेगा, ग्रूम और करना पड़ेगा। एडमिशन करा रखा था। फिर उन्होंने ऐसा शेड्यूल बांध दिया हमारा कई वर्षों तक, सब भाइयों का। हम सभी मस्ती करते थे काफी, उनमें सब में सबसे ज्यादा मस्तीखोर मैं था और मेरी सबसे ज्यादा पिटाई होती थी। ओके। तो चाचा जी ने देखा कि यार ये पीटा पाटी का काम कम हो और इनका शेड्यूल इस तरह बना दूं मैं। तो सुबह 4 बजे उठते थे,
अभ्यास जी तोड़ मेहनत करते थे और 7 बजे नहा धो के नाश्ता करके स्कूल चले जाते थे जी 7:30 बजे से स्कूल शुरू हो जाता था, प्रार्थना वगैरह, राजेश्वर विद्यालय वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस था जी। 1 किलोमीटर। सारे भाई जाते थे और वापस आते थे लगभग 2-2:30 बजे जी सर और खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट करते थे, फिर शाम को ट्यूशन चले जाते थे और फिर 4:30-5 बजे से फिर छत के ऊपर अखाड़ा बना रखा अभ्यास। तो ये फालतू चीजों के लिए समय ही नहीं बचा। उन्होंने ऐसा समय बांध दिया तो कहीं ना कहीं 9 बजे 9:30 बजे तक थक के सो जाते थे और फिर सुबह 4 बजे उठना है। जी तो ऐसा शेड्यूल जब लंबे समय तक रहा जी तो सभी भाइयों ने बेहतर प्रदर्शन किया, सभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जी सर और सभी ने मेडल जीते हैं और सभी अच्छे डिपार्टमेंट में और सभी अपने डिपार्टमेंट की ओर से कोच भी हैं, पहलवान भी हैं, जी। तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों सर की कहानी, छोटी सी कहानी सर ने बताई है, पर ये छोटी नहीं बहुत बड़ी कहानी है। हाँ। बचपन से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक की। इसमें ये समझ में हमें आया है कि बच्चे को दिशा देनी, पेरेंट्स की एक सपोर्ट की जरूरत है सर उसमें, बिल्कुल। कि बच्चा किस दिशा में है। देखिए जरूरी पेरेंट्स की सपोर्ट की भी जरूरत है और पेरेंट्स को प्रतिभा की पहचान करना भी आनी चाहिए। जी। मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि गांव देहात में दूध घी दही का खाना हमारा जी और लगातार ट्रेनिंग करना, दौड़ भाग करना, अभ्यास करना, खेल कूद में लगे रहना, तो वो ब्रीड ही अलग ही थी। हमारे बिल्कुल। जितने भी भाई बंद थे सारे गांव के थे, खाना पीना सारा बचपन से खाए हुए थे। तो क्या चाचा जी ने एक प्रतिभा को पहचाना। जी। सभी भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छे पहलवान हैं। राजकुमार पटेल जो यूपी पुलिस में है, जी। उमेश जो मेरे से बड़ा भाई है वो भी रेलवे में अपनी सेवाएं दे रहा, अरविंद है, राकेश पटेल जो हिंद केसरी भारत केसरी है। जी उसके बाद भतीजे और भतीजियां भी साथ में लग, यानी कि कंटिन्यूटी में चले तो अर्पणा बिश्नोई जो कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडल सिल्वर मेडलिस्ट है, रोहित पटेल जो कि भारत केसरी हिंद केसरी का खिताब जीता है। जी। तो एक नाम नहीं है, ऐसे अनेकों नाम है अनेकों नाम है। परिवार में, एक ही परिवार के। बिल्कुल सर, चाचा जी ने फैमिली को एक नया दिशा दे दी, एक नया रास्ता दिखा और दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है 1988 में जी जब 12 साल की कुश्ती भारतीय खेल प्राधिकरण कराती थी जी और भारतीय खेल प्राधिकरण की एक पॉलिसी थी कि बच्चों को ट्रेंड करने के लिए सिलेक्शन करना, नेशनल चैंपियनशिप कराना और नेशनल चैंपियनशिप में वो जो बेस्ट ऑफ 3 में आते थे जी उनको सिलेक्ट करके अलग अलग साई के सेंटरों में उनको रखते थे। खाने पीने की सारी फैसिलिटी देना, हॉस्टल स्कीम टाइप सी जी। थी। तो हम 1998 में 5 भाई एक साथ मेडल जीत गए और जी। गोल्ड मेडल जीते सभी ने। जी तो हमको शिवालिक पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ के लिए सिलेक्ट कर दिया। चाचा जी ने बोला मैं नहीं भेजूंगा, मैं इंदौर के मऊ में मैं इनका कोच हूँ, मैं घर में ही ट्रेनिंग दूंगा, वहां कैसे भेज सकता हूँ। बिल्कुल। या तो अपने फिर से दूर हाँ मेरे से दूर नहीं, अभी छोटे बच्चे भी है 12 साल के, अभी तो इनको लंबा टारगेट है हमारा। जी तो जब साई ने देखा कि एक ही घर के 5 बच्चे सिलेक्ट हैं और सब चाचा ताऊओं में है, जी जी तो उन्होंने क्या करा कि हमारा जो छत के ऊपर पर्सनल अखाड़ा था जी। उसी को एडॉप्ट कर लिया अच्छा और वहां जी। पे साजो सामान दे दिए। तो वहां पे हम नहीं तो मिट्टी में जोर करते थे, जी तो वहां से और ज्यादा हमारी उन्नति हुई और हमने और अच्छा प्रदर्शन किया। जो 5 पांडव सर आपके बारे में कहा जाता है, कहते तो थे। वो यही चीज थी। हाँ यूं कहते थे 5 पांडव मध्य प्रदेश से आते हैं जी और सबको हरा जाते हैं। सबको तो हरा के चले ये जाते कहावत हैं। है ना कि पूरे देश में फैल गई थी। जैसे आज जी। है ना कि महावीर फोगाट जो भी अपनी लड़की को पहलवानी करा रहा, तो बोला भाई ये तो यहाँ का महावीर फोगाट है, हाँ ये उज्जैन का महावीर फोगाट है, ये देवास का वो महावीर फोगाट है, जी। ये देपालपुर का महावीर फोगाट है। जी। जो भी अपनी बेटियों को करा रहे हैं ना, तो एक छाप हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, ऐसी बिल्कुल। छाप हो गई थी कि ये 5 पांडव मध्य प्रदेश से आते तो हैं। सर गांव से शुरुआत हुई जो ये, और 54 टाइम्स जो मेरी नॉलेज में है, 55 टाइम्स आप इंटरनेशनल लेवल पे, ये कैसे एक समा बनता हुआ चला गया कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। और ये मैं समझता हूँ दर्शकों, ये बहुत बड़ी चीज है कि एक आदमी, और मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में एक आप इकलौते ही हैं जिन्होंने 55 बार जो है रिप्रेजेंट करा है इंडिया को एक स्पोर्ट में। देखिए 1989 से लेके 2010 तक जी लगातार 21 वर्ष तक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भागीदारी करता रहा। इस बीच कोई ब्रेक नहीं आया। जी अमूमन पहलवान लंबे टाइम तक खेलने वाले मिलेंगे, जी। लेकिन उनका कहीं ना कहीं ब्रेक होगा कि ब्रेक इंजरी हो हो गई, जाता है। चोट हो गई जी, या जी। हार गए। लेकिन मैं 1989 से लेके 2010 तक 21 साल लगातार हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
प्रतिभागी के रूप में मैं जाता रहा, खेलता रहा, मेडल जीतता रहा। तो ये संभव हुआ क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट सर। होती है, आप समझते हो। जी। नेशनल कैंप में बड़ी, यानी कई बार मैं हार जाता था तो भी कैंप नहीं छोड़ता था, क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक आधुनिक सुविधाएं मिलती थी। जी विदेशी प्रशिक्षक होते थे, भारतीय प्रशिक्षक होते थे, दोनों का कॉम्बिनेशन की ट्रेनिंग बिल्कुल सर। प्रोग्राम और कंटिन्यूटी रहती थी। खास बात यह है कि आपको ट्रेनिंग अभ्यास कभी बंद नहीं करना है। बिल्कुल हम सर। रेल में भी जाते थे तो भी कहीं ना कहीं स्टेशन पे 15 मिनट ट्रेन रुकती थी, दौड़ भाग करके पसीना निकाल लेते थे। ट्रेन के अंदर ही फिर हाथ गुत्थम गुत्था होना थोड़ा, ताकि आपकी बॉडी उस चीज की आदी रहे कि आपने पसीना निकाल लिया और कंटिन्यूटी बरकरार रहे। तो उस कारण भी ये कारण रहा कि इस तरह करते रहे तो प्रदर्शन सुधरता रहा। तो दोस्तों, बहुत ही सुंदर चीज सर ने बताई है कि अगर आप निरंतर अभ्यास कर रहे हो, हाँ। कॉन्टिन्यूटी है, तो आप अचीव कर सकते हो। जो 55 बार रिप्रेजेंट करना एक देश को एक व्यक्ति के द्वारा इतना आसान नहीं होता। 2-3 बार जाके थक जाता है आदमी। समटाइम्स सर अचीवमेंट भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मैं बता रहा हूँ, देखो आपको एक छोटी सी बात कि कंटिन्यूटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हम जैसे कहते हैं ना कि कई बार मन में हताशा आ जाती है। जी हम कहीं हार गए, हमारे साथ कहीं कुश्तियों में बेमाना हो गया, बिल्कुल सर। लेकिन असली खिलाड़ी वो अगर हमारे साथ बेमाना हो गया, उसको पी लेना और इतनी शांति से अभ्यास करना कि सफलता शोर मचा दे। बहुत बढ़िया तो सर। ये भावना अंदर ही अंदर, यानी कि आप यूं नहीं कि हार गए तो और पंगा कर दिया, ये करके मैं तो रेसलिंग नहीं करूंगा, अब तो मैं छोड़ दूंगा, मेरे सब खिलाफ है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कई खिलाड़ियों में रहती है। हम, क्योंकि मैं महिला कुश्ती टीम का भी कोच रहा हूँ, अभी एनसीओई सोनीपत में ट्रेन कर रहा हूँ बच्चों को, जी तो कई खिलाड़ी मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान हो जाते हैं। तो जी। हमको यही समझाते हैं कि भाई जो पुराने आदमी कहते थे ना, हमारे दादाजी कहते थे, जी। एक बार मैं कुश्ती हार गया और मैंने बोला कि मैं तो क्रिकेट खेला करूंगा, तो दादाजी ने बोला बेटा इधर आ, मन के जीते जी और मन के हारे हार। तो ये क्या साइकोलॉजी है? बिल्कुल, आजकल बिल्कुल। साइकोलॉजिस्ट अंग्रेजी के बहुत सारे नाम बता देते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से साइकोलॉजिस्ट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन ये जो पुराने बुजुर्ग कहते थे, जी। मन के जीते जी मन के हारे हार, यानी मन में सोच लिया कि मैंने जीतना है तो आप में एनर्जी अपने आप आएगी। बिल्कुल और सर। मन में दिन में आपने 4 बार अगर ये सोच लिया कि भाई मैं नहीं जीत सकता, मैं तो इस लायक नहीं, मैं नहीं जीत सकता, अपने मन में 4 बार ये कह लो, आप अगर 19 से आप 20 से हो तो 19 से भी हार जाओगे। नहीं, सही कह रहे आप हो में सर। अपने एनर्जी चली जाएगी, आपकी मानसिकता, Thought आपका process। शरीर जी। वो मान लेगा। वो हार नहीं मानना है जी। कि एक बार अगर हार गए देन उसका पीछा करना है। तो ये से पीछा करते करते मैं यहाँ तक पहुंच गया। जी बिल्कुल। बहुत सुंदर मैसेज जो है सर दे रहे हैं, हमारे मोटिवेशनल गुरु जी हैं, और बिल्कुल मोटिवेट इन्होंने मेरे को भी कर दिया है इस टाइम पे कि निरंतर हाँ, लगे रहो काम में। आप भी लगे रहो। चाहे कोई भी आपका फील्ड है, कोई भी क्षेत्र है, जी। चाहे आप क्रिकेट में हैं, कुश्ती में हैं, एथलीट हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हताशा सफलता- जरूर आती है, जी हताशा से उभरना वही सही चैंपियन वही है। बिल्कुल सर। कई तरह की हताशाएं आएगी, कई तरह के बैरिकेड आएंगे, बैरिकेड से वापस नहीं होना है, बैरिकेड को कूदना है, जी आगे निकलना है। कितने ही बैरिकेड आए पार करने पड़ते हैं, बिल्कुल वो सर। करो। तो सर आजकल मैं देख रहा हूँ कुछ युवा पीढ़ी ऐसी है, अचीवमेंट अगर आ जाती है तो अचीवमेंट एक संभाल के रखनी। जैसे आपको मैं देखता हूँ, आप आज भी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं भाई, निरंतर काम कर रहे हैं। कुछ जगह ऐसे सुनने में आती हैं चीजें, किस्से आ रहे हैं कि भाई हाँ कुछ अचीव कर लिया तो उसके बाद एक अहम सा आ जाता है व्यक्ति के अंदर। देखो आ जाता है, वही है कि जब आदमी सर्वोपरि हो जाता है जी और सारे बोने नजर आते हैं जी तो कहीं ना कहीं अहंकार भी आ जाता है। और फिर वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी तो फिर बुद्धि, आप क्या है कि हिरण्यकश्यप भी तो अपने आप को भगवान मानने लग गया था, बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं तो भगवान मानने लग गए, या आप सर्वश्रेष्ठ की मैंने जो कह दिया वही सही है। क्योंकि कई बार क्या होता, एक चैंपियन रेसलर है, जी सर। वो कुछ गलत काम भी करेगा तो उसका गलत काम भी लोगों को बोलेगा वाह यार क्या तरीके से करा, और कोई कुछ भी नहीं है और वो करेगा तो लोग बोले क्या कर रहा है, पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन चैंपियन रेसलर कुछ गलत बात भी कह देगा तो बोले यार उसने कही है तो सही है। तो ऐसे आप ना, इसमें आपको अनुसरण यानी कि साइकोलॉजिकल आपने प्रिपरेशन की जरूरत है। आप चाहे ओलंपिक मेडलिस्ट हो, चाहे आप वर्ल्ड चैंपियन हो, चाहे आप सारी दुनिया पे फतेह कर चुके हो, जी फिर भी आप एक मनुष्य हो बिल्कुल और सर। अच्छा इंसान। क्योंकि हमारे जो कोच हैं चंद्रराम जी, जी वो ये कहते थे कि पहलवानी किस लिए कर रहे हो, इधर आओ,
मैं छोटा ही था। जी। कृपा इधर आओ, हरामखोर बोलते थे, हरामखोर इधर आ, हरामखोर इधर आ, पहलवानी क्यों कर रहा है भाई तू, पहलवानी क्यों कर रहा? क्योंकि मैं एक तरफ की ढाक मारता था, दूसरी तरफ से ढाक मारना मुझे नहीं आती थी। जी। तो बोले तू तो काना है, काना है, एक अच्छा तरफ जी। की मारता, दूसरी तरफ की नहीं मारता। अच्छा जी। और इधर आ, इधर आ। एक बार बुलाया, पूछा उन्होंने, पहलवानी क्यों कर रहे हो? जी मैं वो मेडल जीतूंगा उसमें ओलंपिक में। अच्छा जी। बोले अच्छा इंसान बनो, जी। चाहे ओलंपिक में मेडल ना जीतो, पहला क्राइटेरिया है आप अच्छा इंसान बनो। और जी। स्पोर्ट्स आपको अच्छा बेहतर इंसान बनाता है। जी। और स्पोर्ट्स आपको बेहतर इंसान ऐसे बनाता है कि आप खेल कूद में जब रहते हो तो बचपन से ही हारना और हार के फिर जीतने का प्रयास करते हो। तो ये जो लक्षण है जी सर। ये आपके अंदर बचपन से आता है और जवानी तक रहता है और बुढ़ापे तक रहता है। बढ़ जाता है फिर। और सांसारिक जीवन में भी आदमी है ना गलत काम नहीं करता, यानी कि जी। कहीं हार गया तो हताश नहीं होगा, वो फिर जीतने का प्रयास करेगा। जी। आप देख रहे हो ना, बड़े बड़े लोग आत्महत्या कर लेते हैं पर कोई खिलाड़ी आत्महत्या नहीं करता। जी। जो आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी बन जाता है वो मनोवैज्ञानिक रूप से इतना दृढ़ हो जाता है जी। कि उसको हताशाएं बड़ी बड़ी जीवन में आती है, सांसारिक जीवन में जाने के बाद में प्रॉब्लम्स आती है, जी। लेकिन वो कभी हताश नहीं होता। वो हताश होता है तो फिर उससे पार पाकर दोबारा आगे जाता आगे जाने का प्रयास करता है। जी। यही लक्षण उसको है ना स्पोर्ट्स सिखाता है। तो गुरुजी हमको बताते थे कि खेल तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनाने जा रहा है। जी। ओलंपिक मेडलिस्ट या वर्ल्ड चैंपियनशिप बेशक ना जीतो, जी। पर ये सुबह शाम अभ्यास और कंटिन्यूटी इसको नहीं छोड़ो और एक अच्छा इंसान रहो, ईमानदार। तुमसे बोले कि कितनी उठा बेटी मारी तो ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल सर। नहीं तो तुम्हारे अंदर दो आदमी हैं, एक झूठा और एक सच्चा। तो आप उसको पहचानो और हमेशा अच्छे आदमी को जिताओ। कैसे जिताओगे? आप सोचोगे तो जिताओगे। जी। और अगर आप बोलोगे नहीं यार आज तो झूठ बोल देता हूँ और एंजॉय करता हूँ, तो उसमें फिर गलत आदमी जीतता रहेगा। जी। जी। तो गलत आदमी को हमेशा हराना है और अच्छे आदमी को जिताना है। बिल्कुल सर। हाँ। सर अभी लेटेस्ट आप वेटरन एक कुश्ती जो मैंने सुना है उसमें भी अभी पार्टिसिपेट किया आपने कुछ समय पहले। जी देखो ऐसा है, एज के हिसाब से नए बच्चे आ जाते हैं। जी। जी। पुराना खिलाड़ी फिर एक एज के बाद छोड़ना ही पड़ता है। जी। लेकिन वो स्पोर्ट्स से इतना लव करता है खिलाड़ी कि वो एज ए कोचिंग लाइन में आ जाता है, एज ए रेफरी लाइन में आ जाता है, यानी स्पोर्ट्स से जुड़ा रहना चाहता है। जी। जी सर। तो मैं भी जुड़ा हूँ। वेटरन यानी कि जो 35 साल से ऊपर जी के सर। खिलाड़ियों की जो कुश्ती होती है वर्ल्ड चैंपियन, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जॉर्जिया में अभी जीता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वो इसलिए कि आज भी मेरा पेट नहीं भरा है और सेटिस्फेक्शन और पेट भर जाना वो कभी नहीं होना चाहिए खिलाड़ी के उसमें। मैं तो ये समझता हूँ कि कई खिलाड़ी मेडल जीत गए, वो बोले बस जीत गए, खत्म करना है। खत्म नहीं करना है, आपका एम चलते रहना है। आप जब तक जी रहे हो, भगवान ने जितनी सांस दे रखी है, आप काम करते रहो और आपका मनपसंद काम करते रहो। जी। तो कभी भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि छोड़ने में फिर आप वही हताशा, निराशा करना क्या है। तो लक्ष्य निर्धारित करके अपने काम करते रहो। जी। तो दोस्तों ये भूख आज भी बरकरार है मेडल्स की, तभी 55 बार जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर गए हैं। और ये भूख अगर हमारे अंदर भी होगी, सबके होनी चाहिए, सबके अंदर होगी, तो मुझे लगता है सब सफलता को प्राप्त करेंगे आगे। बिल्कुल कदम चूमेगी सफलता सर। बिल्कुल सही है। और सर कोई ऐसा किस्सा 55 बार में रहा हो कि यादगार है, वो मोमेंट्स भाई वो चीज नहीं भूली गई आज तक। देखो एक बार साउथ अफ्रीका के अंदर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2005 में आयोजन हो रहा था और मैं भारत की तरफ से गया हुआ था 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। जी। वो ग्रीको रोमन की टीम अलग होती है और फ्री स्टाइल और ग्रीको दो अलग अलग तरह की कुश्ती है। जी सर। मैं स्पेशलिस्ट फ्री स्टाइल का हूँ। अच्छा जी। और ग्रीको रोमन कुश्ती जो कमर से ऊपर ऊपर खेलती है, वो हमारी इंडिया की ट्रेनिंग अलग होती है, खिलाड़ी अलग है, कैंप अलग लगते हैं। तो मेरे को वहां पे आदेश किया गया कि आप ग्रीको रोमन भी खेलेंगे। फ्री स्टाइल में मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया। अच्छा जी। तो बोले ग्रीको रोमन भी खेलोगे, नहीं तो वो क्या कुछ पेलेंट्री वगैरह लगती होगी फेडरेशन के ऊपर कि अगर कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेगा। तो मैंने उसमें भी एंट्री दे दी। जी। कोच ने कहा एंट्री देना है, जी। ग्रीको रोमन का तो खिलाड़ी नहीं है, ठीक है, तो रहने देना, कोई बात नहीं, अपना कम से कम एंट्री हो जाएगी, कुश्ती कल होगी तो वॉकओवर दे देना। जी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने दिया तो वॉकओवर के लिए था, खाना आपूर्ति करने के लिए मैंने वजन दे दिया। अब कंपटीशन के पहले जो वजन देते तो रैंडम ड्रोज बनते हैं कि किसकी, और सारा कंप्यूटर निकालता ड्रोज। जी। तो जब ड्रोज निकला तो स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान, ये पहलवान मेरे ग्रुप में आ गए। अच्छा जी। तो मैं रात को सोच रहा था कि ये कंट्री तो रेसलिंग में इतनी अच्छी है नहीं। जी। और जब मैंने वजन दे ही दिया
और मेरी रिकवरी हो ही गई हाँ जी, तो क्यों ना मैं खेलूं। बिल्कुल सर। तो सुबह उठा मैं और मैंने कोच से कहा कि कोच साहब वॉकओवर नहीं दूंगा, मैं खेलूंगा। तो अच्छा कोच बहुत खुश हुआ, मेरे को गले लगाया, बोले कोई बात नहीं बेटा, तेरी इच्छा, मैं तेरे साथ हूँ, बिल्कुल। मैं चेयर पे बैठूंगा, तेरे को चेयरअप करूंगा। जी, और इतना बेहतर प्रदर्शन रहा कि मेरा ग्रुप अच्छा पड़ गया। केनिया, अच्छा जी, केनिया का जो ओलंपियन था वो जी, दूसरे ग्रुप में था। इंग्लैंड का जो ओलंपियन था वो भी दूसरे ग्रुप में था। जी, ऐसे दो कंट्री, कनाडा का था, कनाडा और केनिया का। केनिया और ये हाँ, ये दो ओलंपियन पहलवान थे जो मेरे ग्रुप जी, में नहीं आए, जी, दूसरे ग्रुप में आ गए। वे दोनों आपस में भिड़ के उसमें केनिया फाइनल में पहुंच गया, अच्छा जी, इधर से मैं इनको हरा के फाइनल में पहुंच गया। ओहो, बहुत जबकि बढ़िया। ग्रीको रोमन मेरी विधा नहीं है। जबकि खाना पूर्ति के लिए हाँ, सफर शुरू हुआ था वो ये। जब फाइनल होता है ना उसके पहले थोड़ा सा ब्रेक होता है, अच्छा जी, तो ब्रेक हुआ कि भाई अब फाइनल के लिए 3 घंटे का ब्रेक है। जी, तो उसमें खाना पीना हल्का फुल्का खाया, जूस जास पिया। मेरे मन में चल रहा था कि मैं यहाँ तक पहुंच गया तो केनिया वाले को भी देखता हूँ, जी, खेलता हूँ। मेरे मन में बिल्कुल, मैं बिल्कुल। प्लानिंग करा, कोच को नहीं बोला। बिल्कुल, तो कोच ने बोला जी, कोच ने फोन लगाया, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष या किसी से बात की उन्होंने, बोले जी कमाल हो गया, कृपा शंकर तो फ्री स्टाइल में गोल्ड जीत लिया, ग्रीको रोमन में भी फाइनल में पहुंच गया। अच्छा जी, तो ऐसा, तो मैं वो बोले बोले सिल्वर मेडल तो पक्का, ऐसा ठीक है। कोच ने बोला। हाँ, वो मैं सुन रहा था और मैंने कोच की तरफ देखा, सिल्वर मेडल पक्का, मैं तो गोल्ड की सोच रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ये डायलॉग दंगल फिल्म में भी ले लिया एक जगह, अच्छा जहाँ जी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती जी। है, मैंने जब ये बताया जी। तो इस डायलॉग को वहां भी लिया गया। तो जब फाइनल मुकाबला हुआ, कोच ने बोला ना बेटा, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, तो खेलना बहुत अच्छी बात है, खेलना जी। है, गोल्ड जीत सकता है तू, जी। कम किसी से नहीं है। जी, अच्छा, नाइजीरिया का ओलंपियन था, बहुत तगड़ा था, अच्छा जी, बिल्कुल काला पहलवान था, बाल सर में हट्टा एक है। नहीं था, सर में एक बाल नहीं, सारा उस तरह लगा रखा था, पता अच्छा। नहीं बाल ही नहीं थे उसके, और वो तगड़ा मस्कुलर। तो वो तो आए और जैसे एक शेर बकरी के बच्चे के साथ खेलता ना, अच्छा, अच्छा, कभी यूं गिरा दे, कभी यूं गिरा दे, यूं कर कुरा के उसने 5-3 का स्कोर कर लिया, उसके 5 मेरे 3। जी, मैंने भी एक एक करके 3 पॉइंट लिए, उसने 5 थे उसके। मुकाबला चला तो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत स्ट्रांग है, और ये चाहता तो मेरे पे 10 बना सकता था वो, जी, लेकिन उसने ये भूल की, उसने मेरे को बच्चा समझ लिया। जी, तो उसने क्या आराम आराम से खेलता रहा कि यूं यूं करके कदे यूं, अच्छा, तो यूं खेलता रहा। मैं भी उसके साथ पूरा जोर लगाता रहा, क्योंकि जी। ग्रीको रोमन मेरा काम, मैं तो पैरों में से पकड़ के गिराता हूँ, जी, फ्री स्टाइल का काम है। जी। ग्रीको रोमन ने ऊपर ऊपर खेलना, जी, अगर पैरों में मैं लगता हूँ तो मुझे कॉशन पॉइंट पेनल्टी सब मिले, मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दे। जी, तो मैं ऊपर ऊपर खेलता रहा। जब ऊपर ऊपर खेलता रहा तो बहुत अच्छा मुकाबला चला। मैंने इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड लगा हुआ था, इलेक्ट्रिक स्कोर बोर्ड, जिसपे 10 सेकंड बचे थे, 10 सेकंड या ना 10 गिनती। 10 गिनती। जब मैंने देखा 10 गिनती रखी, मैं कम से कम कुछ तो करूं, जी, और मैंने कम से कम उसके एक खुला हाथ ही मारा यूं, अच्छा जी, और रेफरी विसिल बजाता उसके पहले वो मेरे से चिपट गया गुस्से में। अच्छा, और एक ढाक टेक्निक होती, गर्दन पकड़ के मैं जय बजरंगबली बोल के अच्छा जी, ढाक टेक्निक लगाई, और वो डेंजर पोजीशन में जैसे ही गिरा, और 3 अंक मिलते हैं। जी। अगर किसी विपक्षी पहलवान को स्टैंडिंग से डेंजर पीठ की तरफ गिरा दो खड़ी अवस्था में, तो 3 अंक मिलते थे उस समय, अब तो जी। 4 देते हैं, अच्छा उस समय 3 देते थे। जी, और जैसे ही 3 पॉइंट मिले और स्कोर बोर्ड में आवाज आई, वो 6-5 हो गया, जी, और वहां पे गलती से गोल्ड मेडल मेरे गले में आ गया। और मैं फिर वहां पे दुनिया का पहला पहलवान, ये रिकॉर्ड होल्डर बन गया कि जिसने ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल फ्री स्टाइल दोनों ही स्टाइलों में गोल्ड मेडल एक जीता। साथ गोल्ड मेडल जीता। रेलवे में लालू यादव जी थे उस समय, जी, रेल मंत्री, वो कुश्ती से जानते भी थे जी, और इस उपलब्धि को समझते भी थे। जी। उन्होंने स्पेशल बुलाया और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मुझे दिया, जी, 3rd आउट ऑफ टर्न प्रमोशन। तो ये कहानी थी जो कि हमेशा याद रहती है आपके जहन में, जी। जो आपको खुशी देती है सारी उम्र। सर, सेहत के साथ साथ तो ध्यान रखते ही है, स्पोर्ट्स वाला जो व्यक्ति होता है सेहत की तरफ उसका ध्यान रहता है, पर आपने अपने साथ साथ दूसरों का भी जो है भला करा है। मैंने सुना है एक बहुत मशहूर एक्टर हैं आमिर खान, तो आपने सिगरेट छुड़वा दी थी उनकी। देखो, सिर्फ आमिर खान, देखो बहुत बड़ी आमिर खान सेलिब्रिटी है, जी, आमिर खान बहुत अच्छे इंसान है। जी, हम तो न्यूज़पेपर में और मीडिया में कई बार पढ़ते हैं, मीडिया भी देती है न्यूज़ें जी, ताकि लोग पढ़ें, उल्टा सीधा छापते हैं ज्ञान, मिर्ची वाली। मिर्ची वाली। जी, लेकिन आमिर जी बहुत अच्छे नेक दिल इंसान है, जी, और हर एक की बात सुनते हैं और फिर ठोक बजा के काम करते हैं। उनके सुनने की क्षमता है उनमें। जी, आप कुछ बोलोगे ना, चुप हो जाएंगे, पूरी बात सुनेंगे फिर बोलेंगे। जी, तो इस तरह की चीजें चलती रहती है। तो जी। बहुत सारा मामला ऐसा होता है। तो आमिर जी ही नहीं,
बहुत सारे रेसलर्स को हम वो करते हैं कि भाई आपको ये छोड़ना है, जी जो प्रतिबंधित मेडिसिन ले रहे हैं जी। या कोई नशा कर रहा है, कोई जी। दारू पी रहा है, तो इस तरह की चीजें छोड़नी है। जी तो आमिर जी भी सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल ज्यादा करते थे, तो जी। उनको मैंने सलाह दी कि आप महावीर फोगाट के किरदार में हो दंगल में, जी तो एक पहलवान के किरदार में पहलवानी खाना खाओ। जी। तो उन्होंने बिल्कुल उस बात को माना और मुझे वचन दिया और गुरु दक्षिणा के रूप में वचन दिया। बोले सर ये गुरु दक्षिणा है मेरी तरफ से, अच्छा। ये लाइटर और सिगरेट डस्टबिन में डालो। जी। मैंने डस्टबिन में डाले। बोला आइंदा आपको पीता हुआ नहीं दिखूंगा, बहुत बढ़िया। ना सिगरेट ना दारू। मैं जब तक दंगल फिल्म कंप्लीट नहीं होगी मैं जी। इनको हाथ नहीं लगाऊंगा, एक पहलवानी जीवन जीऊंगा। और उन्होंने वचन निभाया। इस बात जी। की इतनी प्रसन्नता मेरे को आज भी होती है। बहुत तो ये काफी अच्छा उन्होंने करा है। तो सर आज काफ़ी टाइम आपका ले लिया, काफ़ी किस्से जो हैं हमने शेयर करे हैं और मुझे लगता है दुनिया जो है मोटिवेट होगी, जो लोग देख रहे हैं प्रेरित आपसे होंगे कि इस उम्र में भी वो जज्बा है, मेडल्स की भूख है, वेटरन में आप गए हैं, 55 बार जो है इंडिया को आपने रिप्रेजेंट करा है सर। तो बधाई के शुभकामनाओं के पात्र हैं और मैं तो गर्व महसूस करता हूँ कि हमारे इंडिया में ऐसे लोग हैं। तो जो ग्रीको में और फ्री स्टाइल में आपने एक साथ मेडल लिया, तो सर आज आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस थैंक यू दोबारा आपसे सर मिलेंगे। थैंक यू। ओके सर।